बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी का कविशाला के इस मंच में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जो हाल फिलहाल में एक पद्म श्री भारत सरकार की तरफ से मिला। हम सबकी तरफ से आपको उस शुभ उपहार के लिए जो जितने भी सालों से आप एक मेहनत कर रहे हैं या फिर जो जनता को दिखा रहे हैं, जनता की तरफ, जनता तक जो आपकी एक्टिंग पहुंच रही है, उस उपहार के लिए, उस पद्म श्री के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कविशाला की तरफ से, हम सबकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो भी अचीवमेंट हैं ये सब जनता की वजह से ही है, क्योंकि जनता ने पसंद किया, जनता ने आगे बढ़ाया, जनता ने प्रमोट किया, तो उसी का नतीजा है कि ये हासिल हुआ। जी अच्छा सर, शुरुआत करते हैं हम। चूँकि कविशाला में एक संवाद है, कोशिश है कि जो आपका थिएटर है, आपकी यात्रा है, उसकी जानकारी, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर सकें। शुरुआत करते हैं आपकी यात्रा से। अगर अनिल रस्तोगी जी को आज के दिन में बताना हो जो भी यात्रा तय की है कि कौन है अनिल रस्तोगी जी। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बाय प्रोफेशन आई एम ए साइंटिस्ट, मैं बायोकेमिस्ट हूँ। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने 1962 में जब नया सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री खुला हुआ था तो मैं पहले बैच का विद्यार्थी था जी। तो थिएटर के बारे में सिर्फ देखता था, सुनता था, लेकिन कभी करने का मौका नहीं मिला था। तो CDRI के ज्वाइन करने के साथ साथ मेरे इलाके में, मैं राजा बाज़ार में रहता हूँ, पुराने लखनऊ की गलियों में, और वहाँ तब भी रहता था, आज भी मैं वहीं रहता हूँ। तो वहाँ पर थिएटर हुआ करता था, और थिएटर एक कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत ज़बरदस्त रहा है शुरू से ही। दूसरे ये है कि बड़ा साधन रहा है। तो होता यह था कि होली दिवाली कार्यक्रम होते थे, मैं भी देखता था, मुझे भी शौक़ लगा, मैंने भी करना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय ये नहीं सोचा था कि जो शौक़ लगा है ये एक नशा हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली जैसे मैंने बताया मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट में जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो देयर इज सम क्रिएटिविटी, आप एक नई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ आप ईजाद करते हैं। उसी तरीके से थिएटर में भी जब आप करते हैं, जब आप कोई भी किरदार करते हैं तो उस किरदार में आप जीने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं बहुत लकी रहा कि बहुत से लोग टाइप्ड हो जाते हैं, लेकिन मुझे मेरे डायरेक्टर्स ने, पहले तो मैं बताऊं, मैं अपने आप को डायरेक्टर्स एक्टर मानता हूं। डायरेक्टर जो बताते हैं, डायरेक्टर मेरा मानना है कि वो शतरंज खेलने वाला होता है और मैं शतरंज की मोहर होता हूँ जिसके कि वो चलता है। तो जो मुख्तलिफ टाइप के किरदार मुझे मिले, जैसे मैंने हिस्टोरिकल रोल भी किए हैं, मैंने औरंगज़ेब का रोल किया, मैंने शाहजहाँ का रोल किया, मैंने मैथोलॉजिकल रोल्स भी किए, मैंने वीर अर्जुन का रोल किया, वीर अभिमन्यु नाटक में अर्जुन का रोल किया, मैंने कैसानोवा का रोल भी किया। पंछी जा पंछिया मेरा बहुत ही मकबूल नाटक रहा है। जो फिल्म गरम मसाला बनी थी वो भी बोइंग के एडेप्टेशन पे बनी थी, तो मैंने वो भी रोल किया। मैंने उर्दू नाटक बहुत किए, मैंने पारसी स्टाइल में नाटक किए, यहूदी की लड़की किया, रुस्तम सोहराब किया, जिसकी अदायगी बिल्कुल अलग होती है। पारसी स्टाइल में जो भी डायलॉग आप डिलीवर करते हैं वो कुछ एक्सेजरेटेड फॉर्म में, और उसके वर्सेस ऐसे होते हैं कि वो जनता को इम्प्रेस करते हैं, फीडबैक आपको उससे मिलता है। 3 लाइनें आप कहते हैं, 1 लाइन जनता कहती है, अगर कोई शेर इतना पॉपुलर है वो। तो इस तरीके से अभी जैसे मैं नाटक कर रहा हूँ सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ जी के निर्देशन में, डैडी नाटक है। डैडी नाटक एक डिमेंशिया पेशेंट की कहानी है कि आज जैसे जैसे उम्र लोगों की बढ़ रही है उसके साथ कुछ बीमारियां बढ़ रही हैं, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, पार्किंसंस है। तो इसे मैंने डिमेंशिया पेशेंट का रोल किया। जाहिर है कि मैंने कभी किसी डिमेंशिया पेशेंट को देखा नहीं था। मैंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी की थी रेणुका शाहने के साथ में, जिसका नाम है आठवण। मराठी फिल्म है, 10 मिनट की फिल्म है, जिसमें सब टाइटल्स इंग्लिश में हैं। तो रेणुका ने जब मुझे फिल्म ऑफ़र की, 2017 की बात है, मैं उस ज़माने में बम्बई में ही रहता था, तो मैंने उनसे कहा कि रेणुका आप मुझे दे रही हैं, न तो मैं मराठी जानता हूँ, न मैंने कोई अल्जाइमर पेशेंट देखा है। बोले बस आप हाँ करके आ जाइए, कराना मेरा काम है। तो जाहिर है जैसे मैंने कहा कि शतरंज की चालें डायरेक्टर चलता है, वो मुझे बताती थी कि क्या जेस्चर उनको चाहिए, क्या एक्सप्रेशन उन्हें चाहिए, एंड आई यूज्ड टू डिलीवर।
ओके अच्छा एक चीज मैं जैसे देखता हूँ मुझे आप स्टार्टिंग का नहीं पता है लेकिन अभी जैसे मुंबई की जो यात्रा होती है बड़ी हमेशा टफ होती है कि आप लखनऊ कानपुर या किसी छोटे शहर से निकलकर मुंबई पहुंचना आपका ये जो कनेक्शन है आप अभी भी कनेक्टेड हैं आपको आपको हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में देखते रहते हैं बैक टू बैक वो कनेक्शन अभी कंटिन्यूअस कैसे रहता है क्या ये समय के साथ आसान हो गया डे वन से ऐसा था नहीं, मेरी यात्रा बहुत आसान रही। हुआ यह कि जब मैंने इशकजादे फिल्म की 2012 में, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। और बाद में जब लोगों के फीडबैक मुझे मिली तो लगा कि ये तो फिल्म में बहुत अच्छी है और आपने किरदार बहुत अच्छा निभाया। रादर आपका जो है सेंट्रल किरदार है, हीरो हीरोइन अपनी जगह पे हैं, बट दैट्स द सेंट्रल कैरेक्टर अराउंड विच द होल मूवी रिवॉल्व्स। तो वो उसकी वजह से मुझे बॉम्बे बुलाया गया। जो आप बताते हैं कि बॉम्बे की यात्रा बड़ी टफ होती है, जर्नी टफ होती है, वो सही बात है। बच्चे यहाँ से जाते हैं, जा कर के वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, वहाँ जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल होते हैं। मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला, चूँकि मैं बायोकेमिस्ट हूँ, एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते, HDW हार्ड वर्क प्लस P परसिवरेंस प्लस T टैलेंट होना ज़रूरी है। टैलेंट की ग्रूमिंग हो सकती है, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो आप नहीं आर्टिस्ट बन सकते। मल्टीप्लाइड बाय लक, L, लक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि जैसे इशकजादे फिल्म मैंने की, उसमें एक डायलॉग जब ऑडिशन दे रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मेरे एक दोस्त अशोक सिन्हा साहब थे, मैंने कहा, वो भी अशोक भी वही स्क्रिप्ट लिए बैठे थे, मैंने कहा अशोक ये डायलॉग यार मेरी समझ नहीं आ रहा है, कैसे बोला जाए। अरे बोला सर ये तो बड़ा आसान है, हम लोग साथ साथ काम करते रहे थिएटर में। बोले तो ऐसे बोल दीजिए, हो गया ये। अरे मैंने कहा यार मेरी अकल में क्यों नहीं आया। और साहब वो डायलॉग मैंने वैसे ही डिलीवर किया, और एज आई सेड कि लक वर्क्स, आई गॉट द रोल, अशोक सिन्हा डिडंट गेट द रोल। सो दैट इशकजादे वाज टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। जो आपने बॉम्बे वाली बात कही, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं आगे इतनी फिल्में करूंगा या OTTs पे जो वेब सीरीज़ हैं करूंगा या कॉमर्शियल्स करूंगा। वो उसकी वजह से हुआ ये कि मुझे बॉम्बे, उस ज़माने में कलर्स चैनल पे एक सीरियल आता था, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, उसका सीज़न 2 बनने वाला था। तो उनको वैसा ही किरदार चाहिए था जो किरदार मैंने इशकजादे में दद्दा जी के रोल में निभाया था। अब आई वॉज ऑलरेडी गोइंग टू बी 70 ईयर्स, मेरा ख्याल है शायद 5-6 महीने कम रह गए होंगे। तो जब ऑडिशन मेरा वहाँ से अप्रूव होके आ गया तो लड़की बोली आप कब आ रहे हैं बम्बई। मैंने कहा भाई मैं क्यों बम्बई आऊँ, तू लखनऊ आ, अगर तुझे शूटिंग करनी है तो। अरे नहीं सर ये तो डेली सोप है, आपको वहाँ आना है। मैंने कहा भाई तो मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ, इस उम्र में तो लोग बम्बई से वापस आते हैं, आप मुझे बम्बई बुला रही हैं। और मैं लिम्प करने लगा था। उस बार 2012 में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी थी, मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से मैं लिम्प करने लगा। तो मैंने कहा भाई मैं, तुमने मुझे इशकजादे में देखा, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं सीधा चल भी नहीं पाता हूँ, मैं लंगड़ा के चलता हूँ। बोले आप टूटे फूटे जैसे हैं आप आ जाइए। तो खैर मैं गया और वहाँ लॉन्च पार्टी में जो देखा मैंने, बड़ा ग्लैमर होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं। तो माई सन वॉज देयर, ही सेड, ही एनकरेज मी, बोले पापा यू स्टे हियर एंड वील मैनेज होम, एंड ही परचेज मी ए फ्लैट राइट डाउन। तो फिर मैं वहाँ 5 साल रहा। उस 5 साल में मैंने बहुत काम किया, मैंने डेली सोप्स भी किए, मैंने कमर्शियल्स भी किए। चूँकि मैं एक बड़ी फिल्म करके गया था इशकजादे, इस वजह से एक इम्प्रेशन वहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था जो कि मैं नहीं जानता था, लेकिन उसकी वजह से मुझे बहुत काम मिला। और टीवी कमर्शियल्स भी किए, फिल्में भी की, डेली सोप्स भी किए, क्राइम शोज भी किए, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, CID, सब कुछ किया। बट आई वॉज मिसिंग माई थिएटर देयर। तो इस वजह से जब 5 साल हो गए तो मैंने कहा मैं थिएटर बड़ी कोशिश करने के बावजूद नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई केम बैक। लेकिन चूंकि मैंने 5 साल में वहाँ पर रहा और अच्छे अच्छे काम मुझे मिले, अच्छा काम करता रहा, तो जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उनके पास एक उनकी लिस्ट होती है, उनके क्या कहते हैं उसको, उनका डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस में चूँकि मेरा नाम रहता है तो अभी भी मुझे यहाँ से ज़्यादातर मेरी जो कास्टिंग लखनऊ में भी से रह करके जो मैं फिल्में करता हूँ, मेरी कास्टिंग लखनऊ के कास्टिंग डायरेक्टर से नहीं होती है, बॉम्बे के कास्टिंग डायरेक्टर से होती है।
नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है इंटरेस्टिंग यात्रा पॉइंट्स में जो आपने फार्मूला बताया, मुझे लगता है जो भी बडिंग एक्टर्स होंगे या फिर एक्टिंग फील्ड में कुछ करना चाह क्योंकि रहे हैं देखिए उनके लिए इसमें हेल्पफुल क्या रहेगा। है कि इमीडिएटली आप सोचिए कि आप बम्बई, जो मेरी बात तो अलग थी, जैसे मैंने बताया मैं एक काम करके मुझे बुलाया गया था, लेकिन जो लोग जाते हैं, क्या होता है कि ऑडिशन देने के लिए वहाँ पर एक एक रोल के लिए 100 दो 200 500 रोल आते हैं, लोग आते हैं वहाँ पर। उसमें आपका सिलेक्शन होता है, उसमें कुछ शॉर्ट लिस्ट होते हैं। वो शॉर्ट लिस्ट जो है वो फिर कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता है। जो पहले करते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर के जूनियर्स होते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर फिर उसको करता है, फिर वो 5 नाम डायरेक्टर, फिल्म के डायरेक्टर को भेजता है, वो उसमें से एक नाम पिकअप करता है। तो इस वजह से अगर मान लीजिए आपने 2 4 6 10 20 ऑडिशन दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि आप में टैलेंट नहीं है। सी यू हैव टू बी, आपको परसीव करते रहना, लगातार लगे रहना है, एंड आई एम श्योर यू विल गेट सक्सेस इफ यू हैव द टैलेंट। राइट, वो 2 मिनट मैगी वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उससे थोड़ा दूर हट के मेहनत करनी पड़ेगी कंटिन्यूस, तभी रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा सर, मैं भी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने बोला कि जो चयन होता है किसी एक्टर का किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी किरदार के लिए किसी को पिक करते हैं, वो किरदार पहले डिसाइड होता है या उसका जो पीछे का बजट होता है बजट डिसाइड होता है, देन उस बजट पे वो किरदार फिट किया जाता है। नहीं देखिए, बजट तो खैर इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन ये कि अगर उनको, ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की कंपनी है। देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, बहुत छोटी कंपनियां भी होती हैं। बहुत सी कंपनियां जो होती हैं उनका बजट जो है 1 लाख 1.5 लाख से शुरू ही होता है। तो मतलब जबकि जब मैं नया नया गया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी चीज़ के लिए 1 लाख 1.5 लाख, बोले भाई आपका बजट क्या होगा। तो मैंने सुना कि मेरा पहला जो टीवी कमर्शियल था वो हीरो होंडा मोटर बाइक का था। तो ये किस साल में था? मेरा ख्याल 2013 में था। जब मैं 2013 में मैं गया था बॉम्बे, दैट वाज माय फर्स्ट टीवी कमर्शियल। तो मैंने बहुत सोचा, मैं 50,000 मैंने बोल दिया। मैंने सोचा कि मैंने बहुत बढ़ा चढ़ा के अमाउंट बोला है। उसने आउटराइट कहा डन। तो मुझे लगा शायद मैं बहुत कम पैसे बोला, क्योंकि हीरो होंडा का बजट काफ़ी ज़्यादा था। तो ये इस पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि कैरेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उनको एक सही किरदार मिल जाता है तो बजट उसके हिसाब से वो एडजस्ट भी करते हैं। बट यूजुअली जो आजकल, अब आप देखिए हर चीज़ जो है वो कमर्शियल होकर के आती है, ऐड होकर के आती है, तो उसमें बजट इनके 50,000 रुपये से लेकर के 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए तक बजट होते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और है, चूंकि हम कविशाला पे बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी थिएटर एक्टर का या फिर कॉमर्स किसी भी टाइप की एक्टिंग में है, जो साहित्य होता है। हमने अलग अलग मंचों पे अलग अलग लोगों से बात की, साहित्य की बात करें अगर आपकी लाइफ में, आपकी एक्टिंग की लाइफ में, आपकी थिएटर की लाइफ में, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया साहित्य ने, और आपने किस तरीके से उसको लिया साहित्य को? देखिए जहाँ तक साहित्य की बात है, मैं साहित्य का ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने बताया मैं साइंटिस्ट हूँ, और लेकिन ये ज़रूर है कि जब स्क्रिप्ट मुझे दी जाती है तो स्क्रिप्ट में पढ़ता ज़रूर हूँ। वो अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, आज OTTs पे शुरू में कहा जाता था कि बिना गाली गलौज के कोई OTT बनती नहीं है, और इसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। मैं भी 2-3 बार चैनल्स पे आया, मेरे साथ जो बहुत फेमस हैं, नाम भूलने लगा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आजकल जो है, ख़ास करके आज के दिनों में, कंटेंट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पहले क्या है कि ग्लैमर होता था फिल्मों में, हीरो होता था, हीरोइन होती थी, और एक विलेन होता था। वैसे ही बनी चुनी कहानियाँ होती थी कि एक हास्य उसमें डाल दो, एक कॉमेडियन डाल दो, वो कॉमेडियन डाल दो, एक विलेन डाल दो, कहानी बन जाती थी। लेकिन अगर आप इधर देखिए, जो OTTs पे आ रही हैं, जो भी सीरीज़ आ रही हैं, जैसे मैंने आश्रम किया, तो आश्रम इज़ कंटेंट बेस्ड। जैसे मैं रक्तांचल मैं अभी क्या है, अभी ताली मैंने एक वेब सीरीज़ की, आजकल वो आ रही है, बिंदिया के बाहुबली आ रही है। तो ये जो भी हैं ये सब कंटेंट बेस्ड है, और कंटेंट आपको तब टच करता है, मैं साहित्य की लेवल पे तो नहीं जानता, जिसमें आदमी अपने आप को जोड़ता है। जैसे मैं नाटक की बात करूं आपसे, वही नाटक की चीज़ ही फिल्म में भी होती है, कि जो चीज़ आदमी के मन को छुए, जहां आदमी ये महसूस करने लगे कि शायद ये घटना मेरी ज़िंदगी में घट रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक प्ले किया था शनिवार रविवार चित्रा मोहन जी के साथ में।
तो वो है चाइल्डलेस कपल के ऊपर। अब उसमें पूरी जो है वो चूंकि चाइल्डलेस हैं, कुछ कैरेक्टर्स कंसीव कर लेते हैं, दिन भर हास्य करते हैं, वे जिंदगी कटे कैसे। लेकिन बाद में पता लगता है कि अल्टीमेटली दे फाइंड कि एक वैक्यूम है लाइफ में। तो कई लोगों ने, मेरे डायरेक्टर थे उस समय में, CDRM था डॉक्टर धवन, तो कुछ लोग आए हुए थे उनके गेस्ट, उनका भाई रस्तोगी तुम्हारे यहाँ भेज दें नाटक के लिए, हमने तो देखा है बहुत अच्छा नाटक, मेरे साथ भेज दिए। तो उसमें 2 लेडीज ऐसी थी कि जो बिल्कुल बाद में सब लोग आए मंच पे मुझे मिले, तारीफ की, 2 लेडीज बिल्कुल अलग थी। उसके बाद मैं उनके यहाँ डिनर पे गया तो भाई तुम्हारे प्ले की बड़ी तारीफ थी। मैंने कहा साहब थी, लेकिन ये 2 लेडीज तो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आया शायद। बोली डोंट नो, बोथ ऑफ देम आर चाइल्डलेस। तो कहीं ना कहीं उस प्ले ने उनको छुआ वो। ऐसे मैंने कन्यादान प्ले किया था, तो उसमें एक साहब हमारे बॉस थे, बोले मेरी बेटी तो रोती रही पूरे प्ले। मैंने कहा क्यों? बोले कि इट इज़ हर लाइफ। मैं आजकल एक प्ले करता हूँ आखिरी वसंत, जिसमें उनकी कहानी है जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, हाउ मिजरेबल दे फील, यू सी। अभी जो मैंने काम किया है, जो डिमेंशिया के ऊपर मैंने बताया, तो बहुत से लोग मुझे मिले, कहले साहब ये तो किसी ने कहा मैं अपने माँ को ऐसे ही देख रहा हूँ, किसी ने कहा मैं अपने पिता को देख रहा हूँ। तो इसी तरीके से फिल्म में चाहे आप वो देखिए, जैसे आजकल मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं जो कि कंटेंट की वजह से, और उसमें स्टार वैल्यू नहीं है उनकी, उसमें स्टार्स नहीं है, लेकिन उसमें काम करने की वजह से वो बच्चे स्टार हो गए हैं। और अभी हम हाल फिलहाल में देख भी रहे हैं कि जो यूट्यूब पे चैनल्स थे, उन्होंने उनका कंटेंट इतना अच्छा था कि ओटीटी पे आने लगा। TVF हो या बहुत दूसरे एग्जांपल्स हैं, कंटेंट बेस्ड कंटेंट बनाते थे वो, तो उसमें चेंज आया वो OTT पे या दूसरे प्लेटफॉर्म से। बहुत ज़बरदस्त चेंज है। आप फिल्मों में भी देखिए, जी। पिछले ज़माने में जो जैसे प्रकाश झा जी वगैरह हाँ। जो फिल्में बनाते थे, जो कंटेंट में रिच होती थी, बहुत कम आती थी। आज आप ज़्यादातर फिल्में देखिएगा, वो कंटेंट रिच आती है, वो ग्लैमर वाली वैल्यू ख़त्म हो गई है कि साहब वो एक विलेन आ गया और हीरोइन से इश्क कर रहा है, विलेन उससे बीच में दखल दे रहा है, मारपीट हो रही है। Nobody likes those films also. आपने इवन बिंदिया के बाहुबली का जिक्र किया, उसमें भी लीड एक्टर्स ठीक है सुशांत सिंह वगैरह, बट वो कभी भी मेन फेस में कभी प्रोजेक्ट नहीं किया उन्होंने। मैंने जो देखी नहीं, OTTs वाले। मैंने सिर्फ जज का रोल किया है। जी मैंने देखा हो। हाँ, देखा। हाँ, हाँ। अच्छा, आपने OTT का जिक्र किया, मैं अभी कुछ टाइम पहले आसिफ से, एक हैं भाभी जी घर वाले, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे उनकी बातचीत से लगा कि कहीं ना कहीं जो TV सीरियल्स हैं वो जो आते थे, फिल्में ठीक है, बट TV सीरियल्स का OTT के आने की वजह से जो गैप है वो बड़ा हो गया है। देखिए टीवी सीरियल्स जो हैं बड़े मोनोटोनस होते हैं। उसमें क्या है कि मेरे घर में मेरी पत्नी बहुत देखती है, तो कभी कभी मेरी भी निगाह चली जाती है। वहाँ पर होता यह है कि कंटेंट उसमें कुछ नहीं होता है, 2 लाइन का कंटेंट होता है, उसी को तोड़ मरोड़ करके उसी में चीज़ों को ऐड करते हैं। लेकिन जैसे आपने जो साहित्य की बात की, तो साहित्य चीज़ों को आगे बढ़ाता है, साहित्य में नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वही जो OTTs आते हैं, OTT पे जो वेब सीरीज़ आती हैं, वो कहानी को आगे बढ़ाती है। वो ये नहीं है कि साहब यहाँ पर ये लड़की जो है ये उसको प्यार करती है, शादी उसकी दूसरी से हो रही है, अब सिर्फ इसी कहानी, इसी इतनी सी 3 लाइनों के ऊपर 50 एपिसोड वो बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो है वो दैट इज़ टोटली कमर्शियल। और मेरा ख्याल है आज OTT वगैरह जो बन रहा है, इसमें कमर्शियल के साथ साथ इसकी लिटरेरी वैल्यू भी है, आज जो कंटेंट बन करके आ रहा है। और थोड़ा आसानी भी हो गई कि जिनके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पे पहुंच पाना टफ होता, तो रास्ता भी थोड़ा आसान हो गया कि आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, अच्छा है, OTT ले लेगा उसको और वो जी। दिखाएगा, दुनिया तक पहुंचाएगा। कम बजट पे भी जो जी। लोग काम करते हैं, आज बड़े नए नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हाँ। हैं जिनकी इच्छा है कि मैं कुछ प्रोड्यूस करूं। हाँ। बड़े नए नए बच्चे आ रहे हैं हाँ। जिनको शायद बड़े प्लेटफॉर्म पे मौके नहीं मिले, तो उससे उनकी प्रतिभा का निखार भी हो रहा है और इंडस्ट्री को भी नए नए लोग मिल रहे हैं। आप देखिए हमारे लखनऊ के कितने नए नए कलाकार आ रहे हैं, और अब सबसे अच्छी बात ये होगी कि लखनऊ में अब डेली सोप्स भी बनने लगे हैं, तो उससे भी लोगों को काम मिलने लगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें ये है कि ये फिल्म इंडस्ट्री इट इज़ एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग। आप देखिए जब मेरा सीरियल उड़ान आता था 1989 में, उस समय सिर्फ DD1 एक चैनल हुआ करता था और उसके ज़रिए आई गॉट नेशनल रिकॉग्निशन। लेकिन आज कम से कम 300 चैनल्स हैं
और हर चैनल की व्यूइंग है और हर चैनल में लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जॉब ओरिएंटेड भी बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा मानना है कि एक्टिंग जो है आज ये सबसे ल्यूक्रेटिव जॉब है। ल्यूक्रेटिव जॉब इन द सेंस कि जो, जैसे मैंने बताया कि जब आप कोई रिसर्च करते हैं साइंस में, तो जो आप क्रिएट करते हैं आपको खुशी होती है, आप उसको पब्लिश करते हैं, दुनिया जानती है उसके बारे में। उसी तरीके से जब आप कोई कैरेक्टर करते हैं, जब आपका कैरेक्टर ऑडियंस पसंद करती है, तो जाहिर है वो कैरेक्टर आपने मेहनत करके उसको इवॉल्व किया वो कैरेक्टर। अब जैसे मैं मान लीजिए सखाराम बाइंडर में एक लोअर मिडिल क्लास आदमी का रोल करता हूँ, जिसका डायलॉग है, मुंह में गाली और बीड़ी हर वक्त मौजूद रहती है। अब कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए पर्सन लाइक मी टू डू ए रोल जो कहता है हर समय मुंह में गाली और बीड़ी रहती है? बट देन आई डिड दैट प्ले। मैंने यहूदी की लड़की किया जो बिल्कुल पारसी शैली, बिल्कुल अलग शैली थी। ये रोल पहले अनुपम खेर जी कर रहे थे हमारे यहाँ। खेर साहब को बीच में छोड़ना पड़ा 15 दिन के बाद, तो फिर दैट रोल वाज गिवन टू मी बाय इट्स डायरेक्टर उर्मिल कुमार थापलियाल। तो उसमें नई नई चीज़ें आपको इनोवेट करने को मिलती हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरे, आजकल पेमेंट जो है बहुत अच्छे हो रहे हैं इंडस्ट्री में। बहुत सारे बच्चे जो जिनके में टैलेंट है और जॉब नहीं मिल रहे हैं, आज आप जानते हैं जॉब की कितनी कमी है हमारे देश में, उनको जॉब मिल रहे हैं इस तरीके से। और तीसरे, जो एक्सपोजर आपको मीडियम के थ्रू मिलता है, जो पहचान आपको मिलती है, पब्लिक से जो पहचान मिलती है, मुझे नहीं लगता है कि उससे बढ़ के कोई चीज़ आपको सुख दे सकती है। अच्छा बिल्कुल सर, तो कि आपके पास भी वक्त कम है, तो हम आखिरी में, अगर इतनी जर्नी के बाद में आपको सक्सेस को डिफाइन करना हो नए लोगों के लिए, कि वही 2 मिनट मैगी वाला नहीं कि कुछ एक प्रोजेक्ट हो गया वो सफलता में काउंट नहीं होता है, कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सफलता का अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे आप? देखिए, सफलता कुछ नहीं है। सफलता सिर्फ ये है कि जैसे इस फील्ड में, जैसे मैंने सोचा, टैलेंट होना चाहिए आपको। दूसरे, मेहनत, लगन, सिंसियरिटी, डेडिकेशन। आज क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थिएटर को एक सीढ़ी बना करके फिल्मों में जाना चाहते हैं। नो, दे कैन नेवर बी सक्सेसफुल, आई टेल यू। मैं फिल्मों में, पहली फिल्म मैंने की थी 1986 में, और पहला नाटक मैंने किया था 1961 में। और उसके बाद भी वो फिल्म बड़ी ऑर्डिनरी, मतलब उसको, फिल्म को तो नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन मेरा रोल ऐसा नहीं था। जो असली रोल मुझे मिला वो या तो मुझे उड़ान में मिला 1989 में, या फिर मुझे इशकजादे में मिला, या मुझे आश्रम में मिला, या जो मैंने 8वां फिल्म की उसमें मिला, या एक जो मैंने बनारस की फिल्म की थी जिसको 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे, 3 नेशनल अवार्ड। उसका नाम है मुक्ति भवन। मुक्ति भवन फिल्म। तो ये फिल्म जो ऐसी हैं, दे आर सेल्फ सेटिस्फाइंग। अब हमसे प्रोड्यूसर ने कहा, आप चलिए हम आपको वहाँ के मैनेजर से मिलवा देते हैं, गुप्ता जी हैं, आप देख लीजिए मैनेजर कैसे बिहेव करता है। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा साहब माफ़ करिएगा, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। यू लेट मी डिस्कस द रोल विद द डायरेक्टर एंड लेट मी इवॉल्व माई ओन सॉर्ट ऑफ वे कि हाउ मैनेजर विल बिहेव। अगर मैं रूटीन वाला भी बिहेव हो गया तो फिर उससे मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से एक क्रिएटिविटी मिलती है, और ये इसके रोल के ऊपर फिर आपको वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप सोचिए कि मैं 62 से 2003 में मैं रिटायर रहा। इस बीच में थिएटर भी करता रहा, साइंस भी करता रहा, और दोनों चीज़ें जैसे मैंने बताया कि इनोवेटिव होती हैं। यू हैव टू पुट योर ब्रेन, यू हैव टू पुट हार्ड वर्क। और उसके बाद तो खैर मैं पूरा इंडिपेंडेंट हूँ। तब भी लोग मुझसे यही कहते हैं कि आप इस उम्र में जितनी मेहनत करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कम उम्र में उतनी मेहनत कर पाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सिंसियरिटी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एंड ऑनेस्टी, दीज आर द फैक्टर्स विच पे। आपकी सर इतनी लंबी यात्रा है कि आपसे अगर बातचीत करेंगे तो वो घंटों चल सकती है। एक बस जिज्ञासा मेरी और इसी प्रश्न से निकल के आई कि अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर्स होते हैं इसमें, अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं। कि जैसे आपने बोला कि किसी को प्रोजेक्ट करना था, किसी को एक्टिंग करानी, तो लखनऊ हुआ, वो अपना एक सिद्धांत है कि उस समय पे मुझे आपको आना पड़ेगा। क्या जब स्टोरीज या कभी स्क्रिप्ट कोई आती है आपके पास में, उसको पिक करने के लिए किस तरीके से, क्या अप्रोच होता है? सारी स्क्रिप्ट्स लेनी होती हैं, कुछ आपके सिद्धांत हैं, कुछ लॉजिक्स हैं कि मैं ये पिक करूँगा? नहीं, देखिए, बहुत लंबा रोल होता है तो पूरी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ क्या है कि डायरेक्टर से आप पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि पूरी फिल्म है या जो भी OTT है उसका कहानी क्या है। क्योंकि क्या है कि एक किरदार आप 10 तरीके से निभा सकते हैं, तो वो स्टोरी पे डिपेंड करता है कि किस
तरह के किरदार की यहाँ पर आवश्यकता है। तो पूरी स्क्रिप्ट तो मुझे हर एक में नहीं मिलती हैं, लेकिन जो भी मिलती हैं उसमें डायरेक्टर से डिस्कशन ज़रूर होता है ताकि रोल को आप उसको ऑनेस्टी से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक अच्छी बातचीत हुई। मुझे लगता है कि जो लोग भी देखेंगे बाद में या भी जिन लोगों ने सुना, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को, और जो भी कैरियर एक्टिंग में या फिर थिएटर में बनाना चाहते हैं तो जो आपने फॉर्मूला बनाया है वो पूरा कंक्लूजन है कि उसको जरूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।